नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। एक बार हाथ भी लगा दीजिए कि आप ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, कि आज हमारी क्लास जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन ही हो रही है। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। जल्दी से ऑनलाइन ऑफलाइन लिख दीजिए ताकि एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। वाह, नमस्कार भाई, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है भाई। बढ़िया हो। ऑनलाइन ऑफलाइन आ गए सब ठीक है। दिवाली सही बीती है। दिए दिए जलाए। हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। चल चल चल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। सर आपकी याद आ रही थी बेटा। देखो रोमांटिक मत हो आप, बात की बात। मेरी याद क्यों आ रही थी तुम्हें? मैं तो यहीं तो आ गया, देखो एक हफ्ते में आगे वापस। आई होप आप सबने टेस्ट दियो बेटा। और टेस्ट देने के बाद मैंने आपको बताया था टेस्ट की चेकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सारी टीम को छुट्टी मिली है सिवाय उनको जो टेस्ट चेक करते हैं, और फिर उसके 2-3 टेस्ट तो मैं ही चेक करूँगा बिकॉज एमसीक्यू है। और आपको मैंने बताया था कि टीम हिस्सों में बांटेंगे और सब आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। और आगे की क्लास, कल भी आपकी जो क्लास है वो भी लाइव ऐसे ही होने वाली है सबके साथ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। थर्सडे को भाई दूध की छुट्टी होगी, फिर फ्राइडे से हम लोग नॉर्मल जैसा पढ़ते थे वैसा आ जाएंगे अपना पैटर्न पे। नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप सब फिट एंड फाइन है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे जो रे ऑप्टिक्स का जो पढ़ा था वो अभी तक कहाँ तक पहुंचा था? हमने लास्ट क्लास में लेंसेज को पढ़ा था, कन्वेक्स और कनकेव या बाई कन्वेक्स बाई कनकेव कह लीजिए। उसके इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा था, लेंस फार्मूला पढ़ा था, और लेंस फार्मूले के साथ साथ हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी डिराइव किया। आज हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ना है, दैट इज लेंस मेकर फार्मूला। आज हम लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे नहीं, उसकी तरफ जा रहे हैं। यानी इस चैप्टर में एक तो है लेंस फार्मूला और एक है लेंस मेकर फार्मूला। ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, और लेंस फार्मूला से कहीं 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 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फार्मूला। लेकिन लेंस मेकर फार्मूला से पहले कुछ चीजें पढ़नी होती जो कि वो भी इंपॉर्टेंट थी, और उनके मिलाप से हमें लेंस मेकर फार्मूला मिलेगा। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला से कैसे अलग है, सब पढ़ेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, एक्चुअली रिवाइज करेंगे हमारे 10th का टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्टिव। दैट इज रिफ्रैक्टिव 10th का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। थोड़ा फास्ट करूंगा, कहीं पे भी लगे फास्ट में बता दें, ठीक है। रिफ्रैक्शन, क्या आपको याद है रिफ्रैक्शन क्या होता था? रिफ्रैक्शन का मतलब होता था बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन light travels, when light travels from one medium to another, when from one medium to another having different optical density, है ना। एक होता है मास डेंसिटी, एक होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है किसी मीडियम। तो अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है ना। कब बेंड होती है? जब दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग। जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट की स्पीड अलग है। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई मीडियम 1 है और यहाँ पे आपके पास कोई मीडियम 2 है। दोनों में से कोई एक मीडियम रेयर है, कोई एक मीडियम डेंसर। रेयर डेंसर क्या होता है अगर आप भूल गए हो तो बता दूंगा, टेंशन वाली बात। लेकिन ये लाइट आई, जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट है। यहाँ पे गिरी है वो नॉर्मल है, आपको बताइए। और लाइट आने के बाद लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडिया था, तो लाइट को यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन लाइट जो है वो एक्चुअली में बेंड हो गई। बेंड क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन लाइट बेंड हो गई। देखो, इसको यहाँ जाना चाहिए था लेकिन लाइट बेंड हो गई यहाँ आ गई। लाइट बेंड हो गई यहाँ आ गई। अब अगर ये हमारे पास नॉर्मल है तो लाइट जो है वो नॉर्मल के तरफ बेंड हुई, है ना। यहाँ जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई। क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकती थी? आप सबको याद होगा, हो सकती है। पर अभी के लिए ऐसे बेंड हो गई टूवर्ड नॉर्मल, लेकिन बेंड हुई। जब बेंड हुई तो इसको हमने बोला रिफ्रैक्शन। यानी जब भी लाइट जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, तो लाइट बेंड हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, डे 1 पे बात की थी कि जब भी लाइट दो मीडिया के सरफेस पे गिरेगी तो वो 3 काम करेगी। रिफ्लेक्शन भी करेगी, रिफ्रैक्शन भी करेगी और एब्जॉर्प्शन भी करेगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा। जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हो तो आपको पानी के अंदर भी दिख रहा होता है, पानी भी दिख रहा होता है, या पानी पे कोई रिफ्लेक्शन भी दिख रही होती है, जिसका मतलब वो रिफ्लेक्शन भी कर रहा है और रिफ्रैक्शन भी कर रहा है। बस ऑब्वियस बात है, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वो रिफ्रैक्शन ज्यादा करते हैं, पर हमारा फोकस भी अभी रिफ्रैक्शन है। अब लाइट कभी बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, कभी बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर जा रही है, जो कि हमने टेंथ में पढ़ा है। और बार रिवाइज करें तो रेयरर और डेंसर, ये जो दो शब्द हैं ये एक साथ चलते हैं, कोई अकेला नहीं चल सकता। अगर मैं आपसे पूछूं पानी एक रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम, तो इसके पीछे कोई
हाँ, इसके पीछे कोई अगर आपसे पूछो पानी रेरर मीडियम है डेंसर मीडियम है तो इसके पीछे कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अकेला कोई भी मीडियम रेरर या अकेला कोई भी मीडियम डेंसर नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं कि कंपैरेटिव डिग्री, कोई ये जो लड़का है इसकी हाइट टॉलर वर्ड कब आएगा? जब दो लोग साथ होंगे। ऐसे रेरर और डेंसर कब आएगा? जब दो लोग साथ होंगे। तो रेरर और डेंसर में रेरर मीडियम वो है इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ऑब्वियसली बात है एज पर डेंसर। डेंसर कौन है? इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो रेरर मीडियम वो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होती है, और डेंसर वो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होती है। हवा और पानी की अगर बात करें तो पानी में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, और हवा में लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, तो वैक्यूम सबसे रेरर मीडियम है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, अगेन अगर आपको 10th क्लास याद है। केस 1, जब लाइट जाती है फ्रॉम रेरर टू डेंसर, जब लाइट जाती है फ्रॉम रेरर टू डेंसर, तो अगर लाइट जा रही है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ऊपर का मीडियम रेरर है, एग्जांपल के तौर पे एयर ले लेते हैं, और नीचे का मीडियम डेंसर है, अगेन एग्जांपल के तौर पे वाटर ले लेते हैं। तो लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, लाइट गिरती है ऐसे, और ये हमारे पास नॉर्मल है। अब लाइट देखो सीधा निकल जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, लेकिन वो बेंड हो गई टूवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट जाएगी फ्रॉम रेरर टू डेंसर वो बेंड। अच्छा, इसका रीजन भी आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बात, जब आप 10th क्लास में थे तो आपको इसका रीजन नहीं मिला था। स्नेल्स लॉ से आप पता लगा सकते थे, लेकिन स्नेल्स लॉ ही आपने प्रूव नहीं किया। बट मैंने आपको बताया था वेव ऑप्टिक्स में आपको स्नेल्स लॉ को भी प्रूव करना है ना, स्नेल्स लॉ को भी प्रूव करना है। खैर, ये हमारे पास एंगल आई है और ये हमारे पास एंगल आर है। तो जब भी लाइट रेरर टू डेंसर जाएगी तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। हाँ, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है। चल, इसके बाद अगर हम बात करें केस 2 में, जब लाइट जाएगी डेंसर से रेरर, हाँ उल्टा हो जाएगी। अगर डेंसर से रेरर जाएगी लाइट तो क्या होगा? अगर लाइट जाएगी डेंसर से रेरर तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, लाइट बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ भाई, दूसरे वाले दिन क्लास रख सकते हैं, आपसे आज क्लास के एंड में फोल्ड डलवा दूंगा, बिकॉज ऑफ एंड ऑनलाइन वाले सब है। अगर मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कहा कि आप भाई दूसरे वाले दिन एक एक्स्ट्रा क्लास रख दो, तो मैं सिर्फ आपकी क्लास से रखूंगा, बाकी और कोई क्लास नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ, अगर एक लाइट जा रही है रेरर से डेंसर की बजाय डेंसर से रेरर, तो क्या होगा? अगर एक लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, लेट्स से ग्लास, और ये हमारे पास रेरर मीडियम है, लेट्स से वाटर। और दो ग्लास बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना, उससे मैटर रहता है, बट अभी के लिए जस्ट ग्लास। तो लाइट अगर आई तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट देखो यहाँ जाना चाहिए था लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब आपने रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा नियम पढ़ा था कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं। हाँ, एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, ये सबसे बड़ा नियम था रिफ्लेक्शन का। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, आप देख ही सकते हैं। इस वाले केस में जो एंगल आई है वो हमेशा बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल तो आर छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है तो आर जो है वो बढ़ जाए, आर जो है बढ़, यस, ठीक है, आर जो है वो बढ़ जाए। तो ये वाली चीजें हमने पहले ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम अगेन फर्स्ट लॉ के पीछे नहीं है, सेकंड लॉ के पीछे, दैट इज स्नेल्स लॉ, जहां से हमें मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अगेन मैं जो भी बोर्ड पे कराने वाला हूँ वो हमने फिर से 10th में किया हुआ, इससे थोड़ा सा पास चलेंगे। लेकिन जो अगली स्लाइड से हम शुरू करेंगे वो सब कुछ बिल्कुल नया होगा, आपकी सारी भावनाएं बदल जाएंगी। इस तरह की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेरिवेशन में से एक आज हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन के लॉ याद है आपको? रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे ना, पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और सेकंड था एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे फर्स्ट लॉ तो वही है, सेम है। क्या क्या है फर्स्ट लॉ? पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तो सेम। लेकिन जो सेकंड है वो इंटरेस्टिंग है, वहां पे क्या था? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं है, कभी छोटा कभी बड़ा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी गई है, सेकंड लॉ को हम लोग पहली बात तो स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और उसको मैंने बताया था कि हम वेव ऑप्टिक्स में प्रूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं कहाँ पे भैया? वेव ऑप्टिक्स में। लेकिन स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक लाइट रे किसी भी एक मीडियम से किसी भी एक मीडियम में जा रही है तो एंगल आई का साइन और एंगल आर के साइन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर आपने मीडिया का जो पेयर है उसे चेंज नहीं किया और लाइट का कलर चेंज नहीं किया।
जब हम 10th क्लास में थे तो कलर पे हमने उतना फोकस नहीं किया था, बट अब हमें पता है 11th क्लास में भी हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसकी वजह से बेंडिंग का रेट वेरी करता है। 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि लाल लाइट जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, वो सबसे कम बेंड होती है, और वहीं पे वायलेट जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है, हमने पढ़ा था। लेकिन हमने कलर पर उतना ध्यान नहीं दिया था जब हम स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे, बट अब कलर पे ध्यान देने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर a color of light is always a constant। यानी अगर एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब दोनों का पेयर फेस रख रहे हो, और लाल रंग की लाइट फेंक रहे हो तो लाल ही है, हरी फेंक रहे हो तो हरी है, तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये हमेशा कांस्टेंट है। और वैसे भी आप सब जानते हैं इस कांस्टेंट को हमने एक नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? हाँ जी बताइए। इस कांस्टेंट को हमने एक नाम भी दिया हुआ है, बताइए क्या नाम दिया है? किसी को याद है इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है? ये ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाला हूँ। सबको पता है, जो बच्चा मुझसे पढ़ता था तो पता ही होगा कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 10th क्लास में कम से कम 3 घंटे लगाए थे। यहाँ पे उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 5 मिनट में स्नेल कांस्टेंट। अरे भाई ये कौन सा नया कांस्टेंट आ गया, स्नेल कांस्टेंट? नहीं बेटा, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। एक तो यही है कि रेशो ऑफ साइन आई बाय साइन आर फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी किसी एक मीडियम का तो हो ही नहीं सकता। 10th क्लास में ऐसे बोलते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये होता है, पर अकेले का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता ना। तो आपको याद होगा जब हम ऐसे बोलते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है तो वो वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन अगर बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो मतलब एक मीडियम डायमंड और एक ग्लास है। तो कभी भी किसी अकेले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता, वो हमेशा एक पेयर ऑफ मीडिया का ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम समझते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और फॉर्मूले निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लाइट जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू या फिर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा एन से, बट आप म्यू से भी कर सकते हैं। मैं क्यों कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ? बिकॉज हमारे फॉर्मूलों में यू यानी ऑब्जर्व डिस्टेंस और म्यू एक साथ आने वाला, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मीडिया से क्या? अबे मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल भाई, 2 मीडियम होंगे तो मीडिया बोलेंगे। अरे भाई इंग्लिश क्लास में शुरू करो। हाँ, अब इमेजिन करते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कौन है 1 कौन है 2 इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। लाइट गई और लाइट बेंड भी होगी, ठीक है, कहीं भी बेंड हुई हो, अगेन इससे भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ साइन आई बाय साइन आर तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैसे रिफ्रैक्टिव? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा? आंसर नहीं, दोनों का होगा, पर कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब अगर लाइट मान लो जा रही है एयर से ग्लास में, है ना, एयर से ग्लास में, अब अगर लाइट जा रही है एयर से ग्लास में तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे पहली बात तो साइन आई बाय साइन आर तो सेम रहेगा। इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जहां जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम ये लगभग 1 के बराबर होगा। इसीलिए हम कभी कभार इनको नहीं भी लिखते। तो अगर कहीं पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा हुआ है तो आपको खुद समझ जाना है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब लाइट एयर से ही आई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कुछ लिखा हुआ है तो लिखा ही होगा कि लेट अस सपोज लाइट आई वाटर से ग्लास में, लाइट गई वाटर से ग्लास में, तो इस केस में अगेन साइन आई बाय साइन आर रहेगा, और इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जा रहा है ग्लास में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है। डन है क्या? अरे डन है क्या? अब सुनो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, वही हमें प्रूव करना है एक्चुअली में।
रे ऑप्टिक्स। हम रे ऑप्टिक्स में ये नहीं प्रूव करेंगे कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है, हम ये प्रूव करेंगे कि इसका जो रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा, ग्लास ऊपर आएगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर कौन आ जाएगा, स्पीड इन एयर अपॉन में स्पीड इन ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ यहाँ पे किसका ऊपर आएगा, चलो बताओ। हाँ बताओ यहाँ पे कौन आएगा, दोनों मीडियम सेम हुए तो, अरे मसीरा भाई क्या सवाल है बाबू, दोनों सिस्टम सेम होंगे तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, मुंह में गोला बम डाल के फोड़ दूंगा तुम्हारे में। हाँ बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर के ऊपर कौन आएगा, यार ऊपर एयर आएगा, तुम्हारे मुंह में बिजली बम डाल के फोड़ूंगा मैं। ऑब्वियसली बात है वाटर आएगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, refractive index is inversely proportional to speed of light। ठीक है, डन है, ओके, कोई सवाल? ये वो टॉपिक है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, काफी समय लगा। बढ़े आगे बढ़े, चलिए मेन काम पे चले आज। मेन काम पे चले आज, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये समझ गए, जरूरत तो नहीं है, देखो अगर मैं बोलूं लाइट जा रही है, मान लो एक और कर लेते हटा दूंगा, तो लाइट जा रही है मान लो डायमंड से वाटर में, तो साइन आई बाय साइन आर तो बदलेगा नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, है ना, क्योंकि लाइट वाटर में जाएगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, ऊपर डायमंड की आएगी, नीचे वाटर की आएगी, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड होगी, और शायद ये भी समझिए, ये कॉमन सेंस है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम चीज। ठीक है चल बेटा, अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेरिवेशन में से, और मेरा यकीन मानो इस डेरिवेशन को अगर आपने नहीं समझा, इसको और इसकी अगले को, मुझे नहीं पता आज हम दोनों कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको और इसकी अगली डेरिवेशन को अगर आपने नहीं समझा तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं कर पाओगे, और रे ऑप्टिक्स में आफ्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या करने जा रहे हैं, इसका डायग्राम देखिए मजा आ जाएगा, आप कहोगे वाह ये खूबसूरत। देखो हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस, बहुत ही प्यारी डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। हम कन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन करवाएंगे और उसकी डेरिवेशन करेंगे। हमने अभी तक क्या करते थे, हमारे पास एक लेंस होता था, अब लेंस में हम लाइट को ऐसे लेके जाते थे, वो 2 बार रिफ्रैक्शन करती थी, हम एक ही बार दिखाते थे, बट होती तो 2 बार थी। ये वाला सरफेस कन्वेक्स है, इधर से देखेंगे तो ये कनकेव है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स और कनकेव अलग अलग सरफेसेस के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के लेंस मेकर बनाएंगे, बड़ा मजेदार। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस है, और यहाँ पे मेरे पास एक कन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे मेरे पास एक कन्वेक्स सरफेस है। ये कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि लाइट यहां से आने वाली है और ये बाहर निकला हुआ सरफेस है कन्वेक्स सरफेस, क्योंकि लाइट यहां से आने वाली है और ये बाहर निकला हुआ सरफेस है कन्वेक्स सरफेस। और कमाल की बात ये कि ये पूरा का पूरा कन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पे ये पूरा कन्वेक्स सरफेस और ये डेंसर है। क्या बोला मैंने, डेंसर मतलब ये पूरा डेंसर है, यानी ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये पूरा डेंसर है। ये पूरा डेंसर मीडियम है, यानी यहाँ पे पूरे पे ये मान लो ग्लास भरा हुआ, क्योंकि हम लेंसेज की बात ही करने वाले हैं आगे जाके, तो मान लो कांच भरा हुआ, ऑल्दो कोई भी और डेंसर मीडियम भरा हो सकता था, बट अभी के लिए मान लेते हैं ग्लास, बाकी सब हवा है। ये क्या हो, चलो समझ जाओगे आप, ये लग रहा है गड़बड़ हो गया, डार्क हो गया, चलेगा, ओहो फीलिंग ही खराब होगी सारी, मक्खी आ गई, मच्छर आ गए बीच में। डबल होने पे ना वो डार्क
मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे हैप्पी। हाँ ठीक है। अब ये हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस है जो कि बाहर का मीडियम रेयर है और अंदर का मीडियम डेंसर है। अब अंदर कौन सा डेंसर मीडियम है उसको छोड़, लेकिन डेंसर है। अब अंदर चाहे ग्लास हो, पानी हो, लेंस है तो ग्लास हो, ठीक है। अब अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है जैसे P। ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस का होता है। अभी तो बस सर्कल। अब ना होगा क्या, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, O नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक O नाम का पॉइंट ऑब्जेक्ट है, O नाम का पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ना यहाँ पे लाइट रे निकली, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, ये लाइट रे निकली, पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे निकली। अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं पहले हम। ये नॉर्मल बना, नॉर्मल है, ये नॉर्मल, इससे 90 डिग्री की लाइन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। अब अगर ये मीडियम यहाँ पे है तो ये एंगल हमारे पास कौन सा एंगल है, ये हमारे पास एंगल आज है, ठीक है। लाइट जा रही है टकराई, ये रेयर मीडियम है, डेंसर है, इससे लाइट रे को यहाँ जाना चाहिए था, सही कह रहा। लेकिन क्योंकि अब ये एक डेंसर मीडियम पे टकराई है तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, यानी यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन कितना डेंसर मीडियम है। लेकिन ये बेंड हो जाएगी, इसको यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये बेंड हो जाएगी और यहाँ, ये बेंड हो जाएगी और यहाँ। क्यों बेंड हुई, क्योंकि जा रही है रेयर से डेंसर, और इधर ही क्यों बेंड हुई, क्योंकि रेयर से डेंसर डाउ तो लाइट रे बेंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल, तो लाइट रे यहाँ पे बेंड हो गई टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, लाइट रे यहाँ पे बेंड हो गई टूवर्ड द नॉर्मल, थोड़ा सा, ठीक है। देन तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा एंगल R, ये एंगल हो जाएगा एंगल R। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डेरिवेशन है, आपने 10 सेकंड के लिए इधर ये बेचारे अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जो इधर उधर की बातें करेगा वो इस डेरिवेशन को खो बैठेगा। जो कन्वेक्स को खो बैठेगा वो कन्केव को खो बैठेगा, और जो कन्वेक्स कन्केव दोनों को खो बैठेगा वो लेंस मेकर को खो बैठेगा, जो लेंस मेकर को खो बैठेगा वो 5 नंबर खो बैठेगा। तो ध्यान से सारा टेंशन यहाँ होना चाहिए, ठीक। ये एंगल आए, ये एंगल आए। अब मैं कुछ अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करके इस वाले एंगल को मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मल पे गिरा है तो ऑब्वियसली बात है ये C होगा, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इमेज बन रही है तो मैं इसको I नाम दे देता हूँ। ये वाला एंगल मैं बीटा नाम दे रहा हूँ और ये वाला एंगल मैं गामा नाम दे रहा हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे M। अब क्योंकि मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन मैंने करी और इसको मैं नाम दे दिया N नाम दे दिया, इस पॉइंट को N नाम दे दिया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करिए N नाम दे। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नया किया नहीं, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम का ही सारा खेल है, ठीक है, इस डायग्राम का ही सारा खेल है। हम कर क्या रहे हैं, हमने कन्वेक्स सरफेस के लिए रिप्रोडक्शन कराया। अब हम इनका एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाए, O से लेके P तक आपको पता है क्या है, O से लेके P तक क्या है यहाँ लिख दे, O से लेके P तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, P से लेके C तक क्या है भैया, P से लेके C तक R है क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, P से लेके I क्या है, P से लेके I क्या है, इमेज, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये बात की बात है, लेकिन ये चीजें डायग्राम में साफ साफ पता होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये R है और ये इमेज। सबसे पहले आ जाओ इन ट्रायंगल, हम एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं जिसमें U V R हो और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ये हमारा मकसद है, ठीक है, ये हमारा मकसद है, हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारा मकसद है। तो कैसे करेंगे आप देखो। सबसे पहले आ जाओ इन ट्रायंगल MOC, बहुत ध्यान से, इन ट्रायंगल MOC आ जाओ, इन ट्रायंगल MOC, ये जो I एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल और अल्फा और बीटा ये इंटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल MOC एंगल I बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, क्यों, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल I जो कि बाहर का एंगल है ये अल्फा और बीटा के बराबर है, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। शुरुआत याद रखनी है, मकसद ये इन ट्रायंगल। अब आ जाओ CIM पे, इसमें भी एक एक्सटीरियर एंगल है, इन ट्रायंगल CIM पे आ जाओ, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है, बीटा है जो कि R प्लस गामा के बराबर होगा, इसमें एक्सटीरियर एंगल बीटा है जो कि R प्लस गामा के बराबर होगा। अगेन रीजन इज सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में दोबारा देखिए।
यहाँ से आर, हमने वहाँ से आई निकाले, यहाँ से आर निकालना है ताकि मैं स्नेल्स लॉ में इसको पुट कर सकूँ। तो मैं यहाँ से आर निकाल लेता हूँ, जो क्या आ जाएगा बीटा माइनस का आर निकाल लिया, आई निकाल लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकंड मान लिया। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए अगर बात करें तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाय साइन आर ये किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। n1 बाय n2 के या n2 बाय n1? n1 बाय n2 के या n2 बाय n1? n1 बाय n2 या n2 बाय n1? बताओ साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से, n2 बाय n1 या n1 बाय n1? आई होप आपने अपना टाइप कर दिया होगा, वेरी नाइस। ये होगा n2 बाय n1 बिकॉज जिसमें जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, वेरी नाइस, ठीक है। अब ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आर है, उनका एक्चुअल सिनेरियो क्या है देखो। अगर ये कन्वेक्स सरफेस है, पहले बात तो एगर सरफेस तो कौन नहीं होता, ये कन्वेक्स सरफेस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास लाइट रेंज है। अब ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आर है, ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है, ये जो गामा है, ये बहुत छोटे एंगल होंगे या बहुत बड़े एंगल होंगे? तो आंसर है बहुत छोटे एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। क्योंकि आप सोचो ना, लेंस इतना होता है जो आंखों में लगा हुआ है चश्मे में पहनते हो, और लेंस इतना होता है जो आप चश्मे में पहनते हो, ये इतना, ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत ही बड़ा है, इतना लेंस होता होगा आपके चश्मे का। आप सीधे देख रहे हो यहाँ से, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ से लाइट रेज आने वाली, तो ये एंगल तो बहुत छोटे बनेंगे ना। तो रियल लाइफ सिनेरियो में ये जो एंगल्स हैं बहुत छोटे बनेंगे ना। तो रियल लाइफ सिनेरियो में ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये बहुत छोटे होंगे। तो एंगल आई एंड आर, ये ऐसे लिखते हैं ना, अगर एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे हैं तो क्या मैं साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकता हूँ? आप सबको 11th क्लास से पढ़ाया गया कि भैया साइन आई, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर होता है जब थीटा बहुत छोटा होता है। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन आई आई के और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है तो आई की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस गामा, और फिर हम इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। आई की जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और आर की जगह मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस गामा। यह आ गया n2 बाय n। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा से, n1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा से, और n2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब जब एंगल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो साइन थीटा तो थीटा के बराबर होता ही है, लेकिन टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। अब अगर ऐसा है और एंगल बहुत छोटे हैं तो मैं अल्फा की जगह टैन अल्फा, बीटा की जगह टैन बीटा, बीटा की जगह टैन बीटा और गामा की जगह टैन गामा लिख सकता हूं। यानी पूरी डेरिवेशन में आपने दो जगह तो एजम्पशंस मान दी है। एंगल अगर बहुत छोटे हैं तो आपने साइन आई को आई लिख दिया है और आर को आर, साइन आर को आर लिख दिया है, और अल्फा को टैन अल्फा, बीटा को टैन बीटा और गामा को टैन गामा लिख दिया। अगेन एंगल्स बहुत छोटे हैं। सेम वही बात, सेम वही रीजन आ गया, सेम वही बात, सेम वही रीजन आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही बात, सेम वही दिक्कत। आगे डेरिवेशन को बढ़ाने वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आता। हाँ, जैसे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है जब एंगल बहुत छोटे हों, ऐसे टैन थीटा भी अप्रोक्सीमेट थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ गामा है वहाँ मैं टैन गामा लिख सकता हूँ, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ मैं टैन बीटा लिख सकता हूँ। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या था वही रीजन पढ़ाया गया था ग्राफ के साथ, जिसने मुझसे पढ़ाई की 11th में, उसको पढ़ाया गया था कि साइन और टैन के लिए ही हो सकता है और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से टैन अल्फा, अगर मैं यहाँ से अल्फा को देखूँ तो टैन अल्फा क्या होगा? टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टैन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर इसके लिए mn है और बेस इसके लिए on है, तो mn अपॉन में on। यहाँ से मेरे पास टैन अल्फा आ जाएगा mn अपॉन में on। टैन अल्फा आ जाएगा हाइट अपॉन में बेस, यानी mn अपॉन में on। ऐसे ही अब बीटा कौन आएगा? बीटा, ये बीटा है, तो mn अपॉन में nc, mn अपॉन में nc। अच्छा, अब बताओ यहां से tan बीटा फिर से वही mn अपॉन में nc, mn अपॉन में nc। और tan गामा क्या होगा? tan गामा mn अपॉन में ni, mn अपॉन में ni। सब में mn आ रहा है, कॉमन लेके काट देंगे तो आ जाएगा n1 अपॉन में on, मल्टीप्लाई भी कर दिया, n1 अपॉन में nc। सब में से mn तो कट चुका है, n1 अपॉन में on प्लस n1 अपॉन में nc इज इक्वल टू n2 अपॉन में nc और n2 अपॉन में ni। अगला सवाल, अगला सवाल,
आप मुझे बताइए तीसरी assumption जो हम इस डेरिवेशन में ले रहे हैं, यानी कि दिस डेरिवेशन इज अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हैं जो भी वहां पर रिलेशन आएगा, दिस डेरिवेशन विल गिव अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बट नॉट द आंसर। और ठीक है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, बिकॉज रियल लाइफ में ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो 0.01 मिलीमीटर का डिफरेंस अगर आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप मुझे बताओ रियल लाइफ में ये जो P से लेके N के बीच की दूरी है, रियल लाइफ में ये P से लेके N के बीच की जो दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी होगी या बहुत बड़ी दूरी होगी? रियल लाइफ में ये P से लेके N की जो दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी होगी या बहुत बड़ी दूरी होगी? रियल लाइफ में ये जो P से लेके N की दूरी है, और अगर आप कहने वाले हो, जो कि आप सभी कहेंगे समझदार बच्चे कि हाँ ये बहुत छोटी दूरी है, तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? यानी अगर ये P से लेके N की दूरी बहुत बहुत छोटी होगी, तो क्या OP को मैं ON लिख सकता हूँ, या ON को मैं OP लिख सकता हूँ? यस, हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से क्या मैं NC को PC लिख सकता हूँ? यस, क्या मैं इसी प्रकार से, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से NI को क्या मैं PI लिख सकता हूँ? ये PN की जो दूरी है वो बहुत छोटी है। तो नाउ आप यहाँ पे लिखना होगा भैया कि ये जो दूरी है P से लेके N तक की, ये जो PN की दूरी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। और अगर P से लेके N की दूरी अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो ON बन जाएगा OP, NC बन जाएगा PC और NI बन जाएगा PI, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में ON बन जाएगा OP, NC बन जाएगा PC, मतलब जहां जहां N था वहां P आ जाएगा, NC बन जाएगा PC और NI बन जाएगा PI। N1 OP को हमने U बोला हुआ है, U बोला हुआ है, OP हमारे लिए U, PC हमारे लिए R और PI हमारे लिए G। तो हमारे लिए OP PC हमारे लिए R, PC अगेन हमारे लिए R और ये हमारे लिए V। R वालों को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा N1 अपॉन में R माइनस N2 अपॉन में R इज इक्वल टू N1 अपॉन में U माइनस का माइनस N2 बाई V। इसमें से माइनस कॉमन लेकर आप इधर ले जाते हो तो आ जाएगा N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लीजिए तो क्या आता है N2 बाई V। PC हमारे लिए R है, PC अगेन हमारे लिए R है और ये हमारे लिए V। R वालों को एक तरफ रखते हैं, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा N1 अपॉन में R माइनस N2 अपॉन में R इज इक्वल टू N1 अपॉन में U माइनस का माइनस N2 बाई V। इसमें से माइनस कॉमन लेकर अगर इधर ले जाते हो तो आ जाएगा N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ चुका है N2 बाई V प्लस N1 बाई V। या साइन कन्वेंशन ऑब्वियस बात डालेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पहले इसको R एलसीएम में लेता हूँ तो आ जाएगा N2 माइनस N1 आ गया, और यहाँ पे आ चुका है N2 बाई V प्लस N1 बाई V। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मुझे साइन, डिपेंड करता है मैं साइन कन्वेंशन यहाँ डालूँ या लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन डाल सकता हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेकिन मैं अभी यहीं डाल देता हूँ क्योंकि मैं आदत वैसी। अब आप बताओ इनमें से कौन नेगेटिव है, U, R और V में? जल्दी आंसर देना, कौन नेगेटिव? जल्दी बताओ, U, R और V में जल्दी बताओ कौन नेगेटिव? हाँ जल्दी, U, R और V में कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव? ये जो दूरी है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये U है, यहाँ से यहाँ तक की R है और यहाँ से यहाँ तक की V। मैं हटा दूंगा ये, बट आपको शायद देख के पता चल रहा है कि यस, वेरी गुड। सिर्फ U जो है वो नेगेटिव है, बाकी दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात रही तो U जो है वो नेगेटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर देता हूँ तो N2 माइनस N1 बाई R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई U। और ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता जब तक हम इसका यूज नहीं करें। अब मैं कुछ मर्जी बोल दूं आपको क्या ही समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसका यूज करोगे, आप PY यूज करोगे, तब आपको NCERT करके भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि NCERT में भी इसके ऊपर एक दो ही सवाल होंगे मैक्सिमम। लेकिन जब आप इसके ऊपर PY यूज करोगे या जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या डिराइव कर लिया, आपको अंदाजा नहीं। बहुत प्यारी डेरिवेशन। हमने क्या किया, हमारा मकसद क्या था, हमारे पास एक कन्वेक्स सरफेस था जो डेंसर मीडियम से बना हुआ था, उसमें लाइट आई, टकराई और चली गई, बेंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। हमने बाकी सब लेबलिंग कर ली। ये बहुत छोटे एंगल्स के लिए बात हो रही है। हमने एक डेरिवेशन करना शुरू किया, पहले आई निकाला, फिर आर निकाला, फिर स्नेल्स लॉ लगाया, अप्रोक्सीमेशन एंगल कांसेप्ट लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू पुट करी, tan थीटा रखा, मैथ्स में हाइट अपॉन बेस किया, फिर काटा, फिर अप्रोक्सीमेशन लगाया, फाइनली हमें फॉर्मूला मिला N2 माइनस N1 अपॉन में R इज इक्वल टू N2 बाई V माइनस N1 बाई। अब आप कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में यही μ2 माइनस μ1 बाई R अगर लिखा हो तो
या किसी किताब में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी शो करते हैं, इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं म्यू से रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर कहीं पे म्यू है तो घबराना नहीं है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम में आती है, डेरिवेशन आती है, आपको पता ही है डेरिवेशन थोड़ी कम हो गई है, इस साल नहीं आई तो पता नहीं, लेकिन वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है पक्का। अब यही सेम काम हमें कनकेव के लिए भी करना है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है उसमें। आज हम कनकेव का डायग्राम बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, बिकॉज डायग्राम बना के आपसे बहुत कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे उसकी डेरिवेशन खुद से ट्राई कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इसे डायग्राम बनाते हैं और आपको मैं होमवर्क कह लूँ कि आप यही सेम काम कनकेव के लिए करोगे। अगर आपने फ्लो को समझा है तो सेम फ्लो से, जैसे आपको याद होगा जब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तो लेंस फॉर्मूला भी सेम था, ऐसे कनकेव अगर कंडक्ट कर ले तो कनकेव बहुत हद तक सेम, बट नहीं कर पाएंगे सब, तो मैं तो करवाऊंगा ही, बताओ डायग्राम बना। हाँ tan की जगह sin ले लिया, बिकॉज़ में हाइट अपॉन बेस ही चाहिए, इसलिए sin ले लिया। अगर हम sin ले लेते तो हाइपोटेन्यूज आता, हाइपोटेन्यूज तो कोई काम नहीं है बेटा, छोटी सी कॉमन सेंस। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम काम हम कन्वेक्स के बजाय कनकेव के लिए करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या बताता हूँ, और फिर डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू, क्लास के लास्ट में पोल लगाऊंगा परसों क्लास का, रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस बार सरफेस हमारा कौन सा होगा, सरफेस होगा कनकेव, और कनकेव में ऐसा होगा, आप कनकेव पे ऐसा सरफेस होता है, लेकिन इस बार शेड इधर नहीं होगा, यानी इस बार ग्लास यानी डेंसर मीडियम इधर नहीं होगा, इस बार लाइट डेंसर से रेयर हो जाएगी, इस बार जो लाइट है वो डेंसर से रेयर हो जाएगी, ध्यान रखना, इस बार लाइट डेंसर से रेयर हो जाएगी। पिछली बार लाइट रे कहां से कहां गई, रेयर से डेंसर, इस बार जाएगी डेंसर से रेयर। क्यों जाएगी ये मैं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं। यानी इस बार जहां पे हमारा डेंसर मीडियम यानी ग्लास भरा हुआ हमारा, ये हमारे पास P हो गया, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट ये तो डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है क्योंकि डेंसर का हम N2 मान रहे हैं, और बाहर लेयर है यानी हवाई मान लो तो ये N1। अब अगर यहां से लाइट रे निकलेगी, अगर यहां से लाइट रे निकलेगी तो क्या हो, सोचो, सोचने वाली बात है, अगर यहां से लाइट रे निकलेगी तो क्या हो, ये हमारे पास नॉर्मल है, मान ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल आई है। अब अगर ये ना होता तो लाइट रे ऐसे जाती, अगर ये ना होता तो लाइट रे ऐसे ले आती सीधा, लेकिन क्योंकि लाइट रे जा रही है कहां से कहां, डेंसर से रेयर, तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां जाना चाहिए था लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लाइट रे बेंड होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां थोड़ा और, और यहाँ पे आके मिल जाएगी, और ये अरे अरे चलिए बड़ा, हाँ यहाँ पे आके मिल जाएगी, और ये हमारे पास आ जाता है, और ये हमारे पास सी आ, ये हमारा एंगल अल्फा आ जाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं इस डायग्राम को, ये हमारे पास एंगल अल्फा आ जाएगा, डोंट टेल मी, ये बनेगा, ये हमारे पास एंगल अल्फा आ जाएगा, समझ लो, ये हमारे पास बीटा आ जाएगा, ये हमारे पास गामा आ जाएगा, सेम वही टेक्निक है, हमारे पास एम आ जाएगा, ये हमारे पास एन आ जाएगा, फिर वही पहले आपको एक्सियल एंगल ये वाले ट्रायंगल में लगाना है, फिर ये वाले में लगाना है, ये आर है, सब कुछ सेम है। अखिल पांडे जी कह रहे हैं समझ गया मैं कर लूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होमवर्क एक प्रकार से आपको ही करना है, नहीं, ट्राई कर सकते हो, डायग्राम बना दिया, ट्राई कर सकते हो, डायग्राम बना दिया मैंने। ध्यान रखना है इस बार लाइट डेंसर से रिजल्ट आ गई, यानी इस बार जब आप साइन आई बाय साइन आर करोगे तो वो N2/N1 है, बिकॉज इस बार N1 में जा रही है, तो इस बार N1/N2 होगा, ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, पूरी डेरिवेशन गलत होगा, तो इस बार N2/N1 नहीं N1/N2 होगा, मैंने, ठीक है। कल हमारी केमिस्ट्री क्लास सेम टाइम ऑनलाइन पे है, सेम टाइम ऑनलाइन पे है। अब मैं आपको एक पोल लगा रहा हूँ, पोल में पूछ रहा हूँ कि देखो भाई दूज वाले दिन ऑब्वियसली बात है बेटा, सुबह तो क्लास नहीं ले सकते बिकॉज सुबह तो फेस्टिवल है लोगों का, तो या तो दोपहर को क्लास ले सकते हैं या तो शाम को, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्लास ले सकते हैं कि नहीं, अगर उसमें मेजॉरिटी में पोल आए तो फिर एक और पोल लगा के पूछूंगा कि दोपहर को ले या शाम को ले, ठीक है। पहले मैं आपसे पोल लगा के पूछ रहा हूँ कि एक सेकंड रुको, पोल कहाँ है, ये रहा, ठीक है,
भैया क्लास ले लो और अगला पोल है मत लो। कल तो है ही, कल तो है ही, भाई दूध वाले की बात हो रही है, कल तो है ही। और पोल का रिजल्ट शायद आप सबको भी दिखेगा, देखना बचेगा। हाँ, पोल लगा दिया है मैंने, ऑब्वियस बात है क्लास ले लो जीत गया है 72 पर, ऑल्दो टाइम बचा हुआ है बट स्टिल 72% वोट्स हैं क्लास ले लो, तो ये लगभग इतने ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। और 28% बच्चे के आसपास पॉइंट में कुछ कह रहे हैं कि मत, ठीक है ठीक है। तो ये तो पोल का रिजल्ट दिख रहा है ना तुम्हें, एक बार बता दीजिए पोल का रिजल्ट दिख रहा है सबको? हाँ, पोल का रिजल्ट दिख रहा है। मेरे हिसाब से विनर है क्लास ले लो 71%, ठीक। अब मैं अगला पोल लगा देता हूँ कि सुबह तो नहीं, बिकॉज सुबह हम सबको पता है भाई दूज है और कुछ बच्चे कह रहे हैं छठ पूजा भी है, तो अब भाई को मतलब दोपहर या शाम को रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपसे पोल आके पूछ देता हूँ कि शाम को या दोपहर को। अगर दोपहर को बोलोगे तो क्लास का टाइम रहेगा लगभग 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। शाम को बोलोगे तो 5-6 बजे के आसपास है, लेकिन ध्यान रखना है क्लास रहेगी 2 से लेकर 3 घंटे की, 3 घंटे की भी क्लास हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा क्लास ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूर होते हैं, भाई बहन के घर होते हैं, तो क्लास ऑनलाइन ही होगी इसी फॉर्मेट पे, लेकिन 3 घंटे 2 घंटे की क्लास हो सकती है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूँ, अगला पोल लगाऊं तो शाम यानी आफ्टरनून और इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, आफ्टरनून मतलब दोपहर, ये तो पता ही होगा तुम्हें, इवनिंग, ठीक है। 7 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपकी मैथ की क्लास है, तो मैं बस जल्दी जल्दी आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, पीपीटी सेव कर लेता हूँ।